चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में और उनके एक फंडामेंटल लॉ के बारे में जो होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब देखो, ओम्स लॉ किसी भी सर्किट के अंदर के वोल्टेज और उसमें बहने वाली करंट, इन दोनों को रिलेट करता है। ओम्स लॉ वोल्टेज, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, और करंट, इन दोनों को रिलेट करता है। करंट, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर सी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो देखो, सी का इस्तेमाल तो हम कूलॉम के लिए कर चुके थे ना, चार्जेस को डिनोट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमें आई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हाँ, ओम्स लॉ इन दोनों ही टर्म्स को रिलेट करता है और इस रिलेशन में मदद करता है ओम्स लॉ की एक नया टर्म, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर के साथ। तो अगर मैं तुम्हें जल्दी से दिखाऊं कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, ओम्स लॉ आखिरकार है क्या, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये कहता है कि V, जो कि है वोल्टेज, ये बराबर होने वाला है करंट I इंटू रेजिस्टेंस R के। अब अगर तुम दोनों साइड R से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाने वाली है। I इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। अब आओ एक एनालॉजी, एक एग्जाम्पल, इनकी मदद से हम इन तीनों चीज़ों की मीनिंग के बारे में समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ पानी भर रखा है। अब देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नहीं, ये हर जगह पे फिट नहीं बैठने वाला है, लेकिन यहाँ पे इसकी मदद से मैं इनके बारे में अच्छे से समझ सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे टॉप में जो पानी होने वाला है, इसके पास होने वाली है हाई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाई। अब पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होती है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज असल में ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये थोड़ी सी अलग टर्म है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से। वोल्टेज हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो यानी कि इसकी यूनिट हो गई एनर्जी बाय कूलॉम्ब, जूल पर कूलॉम्ब, या फिर इसे तुम वोल्ट्स भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इस कंटेनर का नीचे वाला ढक्कन इसे खोल दूं कुछ ऐसे, तो सारा पानी नीचे गिरने लगेगा। ऐसे पानी की पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट होने लगेगी पानी की काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर तुम एक पार्ट पे फोकस करो, इस क्रॉस सेक्शन पे, और ये पता लगाने की कोशिश करो कि कितना पानी इस पार्ट को क्रॉस कर जा रहा है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम, तो तुम्हें पता चल जाएगा वाटर करंट। वाटर करंट कितनी तेज है, और वैसे ही हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। अब अगर एक सर्किट में एक पॉइंट को कुछ क्यू चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो यानी कि करंट इन दैट सर्किट ये हो जाने वाली है Q बाई टी, चार्जेस पर सेकेंड। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी Q बाई टी। तो इसके यूनिट हो गए, Q की यूनिट हो जाएगी कूलॉम्ब और T की यूनिट हो गई सेकेंड, यानी कि कूलॉम्ब पर सेकेंड, या फिर इसे तुम एम्पियर भी लिख सकते हो, एम्पियर। तो यानी कि करंट ये होती है कि कितने चार्ज एक सर्किट में एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकेंड। अब आप बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि करंट को बहुत ही हाई रेट से, इनफाइनाइट रेट से फ्लो करने से रोकती है। अब अगर इसी चीज को मैं पानी के एग्जांपल से समझाऊं, तो कोई ऐसी चीज जो कि पानी के फ्लो को धीरे कर दे, इम्पीड कर दे। इम्पीड करना मतलब कि कुछ बाधा उत्पन्न करना। तो अगर कोई ऐसी चीज जो कि पानी के फ्लो को इम्पीड कर देना, तो उसे हम कह देंगे रेजिस्टेंस। जैसे कि इस बार मेरे पास एक ऐसी ट्यूब है जो कि बीच से पतली है। अब देखो, इस बार भी मैं अगर लिड को हटाऊंगा, ऐसे लिड को मैंने हटा दिया, तो पानी नीचे गिरना चालू हो जाएगा। पानी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि सिमिलर है वोल्टेज के, वो कन्वर्ट होना चालू कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस बार अगर तुम कोई सा भी क्रॉस सेक्शन ले लो, ये क्रॉस सेक्शन या फिर यहाँ का कोई क्रॉस सेक्शन, और इसके अक्रॉस पता करने की कोशिश करो कि कितना पानी फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड, तो ये अब कम आने वाला है पिछले वाले केस से। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में देखो, ये ट्यूब ये नैरो हो गई है, ये पतली हो गई है, तो इसलिए पानी का फ्लो ये थोड़ा धीरे हो गया है। तो ये जो पतलापन है ना, यही सिमिलर है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस होता है हाउ मच चार्ज फ्लो इम्पीडेड, कितनी बाधा उत्पन्न हुई है चार्ज के फ्लो में। अब देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट ये हो जाती है ओम के बराबर। ओम, इसे हम कहते हैं ओम, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक सिंबल ओमेगा से।
अब यहाँ पे तो हमने समझ लिया है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में एक एनालॉजी की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से। अब हम इनके बारे में समझते हैं सर्किट्स की मदद से। तो मैं बनाने वाला हूँ एक सर्किट डायग्राम, और सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बैटरी के सिंबल को। तो ये होता है बैटरी का सिंबल, एक छोटी लाइन और फिर एक बड़ी लाइन। अब देखो, कन्वेंशन हमारा ये कहता है कि छोटी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को, और बड़ी लाइन ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। अब बचपन में मुझे ये याद करने में बहुत ही कठिनाई होती थी कि कौन सी लाइन कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने ऐसे याद करना सीखा कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो पॉजिटिव टर्मिनल की लाइन ये बड़ी होनी चाहिए नेगेटिव टर्मिनल की लाइन से। अब देखो, इस बैटरी की होने वाली कुछ ना कुछ वोल्टेज, मान लेते हैं कि इसकी वोल्टेज ये कुछ है 16 वोल्ट्स के बराबर, 16 वोल्ट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि पर कूलम्ब ऑफ चार्ज के पास 16 जूल की एनर्जी है। तो मान लो कि मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स जितने कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में होने चाहिए। तो इनकी टोटल एनर्जी ये हो जाने वाली है 16 जूल के बराबर। और अगर मैं एक पाथ प्रोवाइड कर दूं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स 16 जूल की एनर्जी को खर्च करके यहां से यहां पहुंच जाने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये ओपन सर्किट है कुछ ऐसी, तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करने वाला है, कोई चार्जेस ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। ये बिल्कुल ही सिमिलर केस है एक क्लोज्ड कंटेनर के। क्लोज कंटेनर में पानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा था, और यहाँ भी चार्ज बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव के टुवर्ड्स मूव करने लगेंगे। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक सर्किट डायग्राम में ये जो कनेक्टिंग वायर्स है ना, ये स्ट्रेट लाइंस, इनमें कोई रेजिस्टेंस हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि ये करंट को बिल्कुल भी इंपीड नहीं कर सकती हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में अगर तुम छोटी सी भी कनेक्टिंग वायर लो ना, कॉपर की वायर या फिर किसी भी मटेरियल की वायर, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। वैसे हाँ, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, एक जिगजैग लाइन। तो ये हो गई हमारी सर्किट डायग्राम। तो ये हो गई बैटरी, ये हो गया स्विच, और ये हो गई रेजिस्टेंस। अब मान लो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कुछ 8 ओम्स के बराबर है, 8 ओम्स। तो तुम्हें पता है कि इस सर्किट की वोल्टेज कितनी है, सर्किट में वोल्टेज कितनी है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है। क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? यानी कि अगर मैं एक पॉइंट लूँ इस सर्किट पे, तो इस पॉइंट को कितने कूलम्ब्स ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड। मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। अब देखो, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V/R। तो अब लिख लेते हैं, I जो कि करंट है, जो कि हमें निकालना है, ये बराबर हो गया वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 16 वोल्ट्स, 16 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू दी हुई है 8 ओम के बराबर। तो यानी कि अगर तुम इसे सिंप्लीफाई करो तो 8 टू द 16, और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 2। यानी कि 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट के अक्रॉस पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड। तो करंट की यूनिट हो जाने वाली है कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर इसे तुम एम्पियर भी लिख सकते हो। और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A के साथ। 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस सर्किट में अगर तुम कोई सा भी पॉइंट लो, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तो हर जगह पे सेम करंट का मेजरमेंट आने वाला है। हर एक पॉइंट को 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्रॉस करने वाले हैं पर सेकेंड। अब यही तो रिजल्ट आया था हमारे पास इस वाटर के एग्जाम्पल से। अगर मैं ये वाला कंटेनर लूं जो कि बीच में पतला हो और यहाँ पे मोटा, फिर इसके इस रीजन पे फोकस करूं, तो यहाँ पे जो वाटर करंट की वैल्यू आएगी वो सेम वाटर करंट की वैल्यू यहाँ ऊपर भी आने वाली है। जितनी वाटर इस लेयर को क्रॉस करने वाली है पर सेकेंड, उतनी ही वाटर इस क्रॉस सेक्शन को भी क्रॉस करेगी पर सेकेंड। जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे उतनी ही तो जगह बनने वाली है ऊपर, और उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं ना। इसलिए करंट हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस सर्किट में करंट हर पॉइंट पे सेम आने वाला है। अब आओ एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। इस वीडियो को पॉज करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि करंट इस सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब तुमने ये सोचा होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स जा रहे हैं ऐसे, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन ये ऐसी होनी चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स। लेकिन ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। हमारे कन्वेंशन के अनुसार करंट की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। हम मानते हैं कि करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, और इसको मानने के कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन
सर्किट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने वाली है उनसे कुछ 150 साल बाद में। तो उन्हें बस ये पता था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। उन्होंने एक का नाम नेगेटिव डाल दिया और एक का नाम पॉजिटिव, और उन्होंने ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए उनकी जो करंट थी ना, करंट की डायरेक्शन, वो हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, वो तो हमें आज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम इसी कन्वेंशन का फॉलो करते हैं। हम मानते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। अब आओ एक बार रीकैप कर लेते हैं। हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बारे में समझ लिया एक एग्जाम्पल की मदद से, एक एनालॉजी की मदद से। फिर हमने इन तीनों को रिलेट कर दिया ओम्स लॉ की मदद से, V इज इक्वल टू आई आर या फिर I इज इक्वल टू V बाई आर। फिर हमने एक सर्किट डायग्राम बना के ये भी देख लिया कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और ये होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ।